नमस्कार दोस्तों, ईश्वर से आप सबकी कुशलता की प्रार्थना करती हूँ। आज की हमारी कहानी है बिटिया। जब डॉक्टर ने आकर बताया बधाई हो बेटी हुई है, तो मैंने खुशी के मारे लड्डू बांट दिए थे पूरे अस्पताल में, क्योंकि मुझे बेटी ही चाहिए थी। पहली बार गोदी में लिया तो पहले पहल हाथ कांपे, कैसे संभालूंगा, नरम नाजुक सी है, फिसल ना जाए। फिर पिता होने के एहसास ने एक मजबूती दे दी। मैंने उसे मजबूत हाथों से थाम लिया, देर तक बैठा रहा उसे लेकर, निहारता रहा। मेरी बेटी सोचकर रोम रोम पुलकित था। मैंने पुकारने का नाम रख दिया बिटिया। साल भर बाद वह चलने लगी। चलती थी ना, तो उसके छोटे छोटे पैरों की पायल की गूंज पूरे घर में सुनाई देती थी। मुझे याद है उसने पहली बार जब पापा बोला था, कितना खुश था मैंने उसे अपनी गोद में उठा लिया। घंटों में उससे बोलता रहा, बिटिया पापा बोलो, पापा पापा। और वो मुझे देख हंसती रही। मैंने उसका बचपन पूरी तरह देखा। सच कहूँ तो उसके साथ जिया भी। जब वो 8वीं में थी, उसे मेरे पापा विषय पर निबंध लिखना था। उसने अपने शब्दों में लिखा था, मेरे पापा सबसे अच्छे हैं। दुनिया में ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो पापा मेरे लिए नहीं ला सकते, और ऐसा कोई काम नहीं जिसे पापा नहीं कर सकते। मेरे पापा तो अलादीन का चिराग हैं। उसे प्रथम पुरस्कार मिला। मैंने न जाने कितनी बार उस निबंध को पढ़ा। जब भी मैं उसे पढ़ता तो मुझे अपने सफल पिता होने का एहसास होता। कई बार अपने साथ मुझे भी खेलने को कहती। अपनी माँ की चुन्नी ओढ़कर अक्सर मुझे झूठ मूठ का खाना बना कर खिलाती। देखते देखते मेरी प्यारी सी बेटी बड़ी हो गई। मैं उसमें अपनी माँ की छवि देखता। हर बात पर मुझे डांटना, पापा आप ऐसा क्यों करते हो, पापा आप ऐसे क्यों नहीं करते, जैसे मुझसे बड़ी हो। कभी ऋचा से पूछ मेरे पसंद का नाश्ता बनाने लगती, तो कभी शुगर की दवा समय पर ना लेने पर ऋचा की तरह डांट लगाती। आधी आदतें मेरी और आधी ऋचा की तरह। जब कभी सफाई करती, पोछा लगाती और मैं गलती से उस गीले फर्श पर चल देता, तो मुझे डांट पड़ना निश्चित। पापा मैंने अभी पोछा लगाया है। मैं बोल देता, बिटिया मुझे नज़र नहीं आया था। पापा आप रोज़ ऐसे ही करते हो। ऋचा भी उसकी पैरवी करने आ जाती। क्या आप भी, कितनी सफाई से पोछा लगाया है उसने। अच्छा अच्छा, अब नहीं करूँगा, कहते हुए मैं हंस पड़ता। तब वो दोनों भी हंस पड़ती। इंटरमीडिएट करने के बाद मैंने उसे पढ़ने के लिए वनस्थली यूनिवर्सिटी राजस्थान भेजा। सच बताऊं, जिस दिन वो जा रही थी मैं रोने लगा था। ऋचा ने मुझे समझाया, अभी तो बेटी कॉलेज जा रही है, आप अभी से इतना रो रहे हैं। जिस दिन ससुराल जाएगी उस दिन कितना रोएंगे। उसके जाने से घर एकदम सूना लगने लगा था। कॉलेज की पढ़ाई के बाद उसने पीएचडी के लिए आवेदन कर दिया। मैं भी बेटी को सफलता के शिखर पर देखना चाहता था। एक दिन ऋचा ने याद दिलाया, बेटी सयानी हो गई है, उसकी शादी के लिए लड़का तलाशो। उसने पीएचडी पूरी कर नौकरी ज्वाइन करी और मैंने तलाश शुरू की एक अच्छे लड़के की, जो मेरी बेटी को मेरी तरह खुश रख सके। उसके लिए मैं कोई भी कीमत देने के लिए तैयार था। अच्छे से अच्छा घर, अच्छे से अच्छा परिवार मैं उसके लिए देखना चाहता था। मैंने एक संभ्रांत परिवार में उसका विवाह तय किया। आलीशान घर, जहाँ किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी। मुझे लगा कि मेरी बेटी सुख से रहेगी। मैंने अपने बुढ़ापे के लिए कुछ बचाकर रखने की चिंता नहीं की। बेटी का घर बसाने के लिए दिल खोलकर खर्चा किया। उसके लिए खुशियाँ खरीदने निकल पड़ा और मैंने खरीद ली उसके लिए खुशियाँ। शादी वाले दिन जब वह महंगे कपड़ों और जेवरों से लदी हुई थी, तो मैं उसे देख भावुक हो गया। उसकी विदाई के समय
ऋचा खूब रोई। मैं भी बहुत रोया कि कैसे रहेगी हमारे बिना। उसकी गाड़ी जब घर से निकली तो बाहर घंटों खड़ा होकर रोया। मुझे नहीं पता था मेरी नन्ही प्यारी चिड़िया एक दिन ऐसे उड़ जाएगी मेरे घोंसले से। उसकी भी आंखें जहाँ तक गाड़ी मुड़ी मेरे ऊपर ही टिकी थीं। आंखों में दृढ़ विश्वास था, जैसे मैं आज भी उसका हीरो था। किसी तरह मैंने खुद को और ऋचा को संभाला। आखिर यही नियम है, बेटी को एक दिन अपने घर जाना ही है। उसके जाने के बाद भी उसको भूलना नामुमकिन था। हर तीज त्योहार मुझे बिटिया याद आती। जब भी एक कप चाय पीने का मन होता तो मुझे बिटिया याद आती। जब भी ऋचा मुझे डांटती तो मुझे बिटिया याद आती। कैसे मैं हंसकर कह दिया करता था, देखो बिटिया, तुम्हारी मम्मी मुझे डांट रही हैं। तब वही मुझे बचा लेती थी अपनी बातों में माँ को उलझाकर। जब ऑफिस या बाजार से लौट कर आता तो मुझे याद आता कैसे वो दरवाजे पर आते ही सामान मेरे हाथ से ले लिया करती। उसके पसंद का सामान देखकर उसे याद करता, फिर अपने आप को समझाता, पागल हो गया है क्या प्रभात? तूने अपनी जीवन भर की कमाई खर्च की है, उसे किस बात की कमी होगी? बहुत सुखी होगी अपने घर में। हर मौके पर हमें उसकी याद आती है। शायद वो भी हमें इतना ही याद करती होगी। हाँ, दिखाती नहीं है। जब घर आती है तो मैं छुप कर उसका चेहरा पढ़ता हूँ। वो खुश तो है ना? उसकी मुस्कुराहट देख तसल्ली नहीं होती, न जाने क्यों। उसे देखकर लगता है बहुत कमज़ोर हो गई है। कई बार हमने उससे पूछा, बिटिया कुछ कमज़ोर लग रही हो, तो उसने बनावटी हंसी हंसते हुए कहा, पापा ये तो फैशन है, जो जितना पतला होगा उतना ही ज़्यादा सुंदर दिखेगा। मैं ही समझ नहीं पाया। फिर एक दिन ऋचा ने कहा, इस बार बिटिया कुछ ज़्यादा ही कमज़ोर लग रही थी, उदास और गंभीर भी। फैशन का नाम देकर कितनी आसानी से उसने मुझसे सब छिपा लिया था। कुछ समय बीता। अब नाना बनने की बिटिया की संतान को गोद में खिलाने की लालसा जागृत होने लगी। ऋचा से कहा, उससे पूछो और समझाओ कि पहली संतान के लिए देर करना ठीक नहीं। ऋचा मुस्कुरा कर बोली, समझा दिया है पहले से, पर आजकल के बच्चे अलग तरीके से सोचते हैं। आपस में तय करेंगे कि क्या करना है। एक दिन उसे देखने की प्रबल इच्छा हुई। ऋचा से कहा, चलो मिल आते हैं। समधी जी को आने की खबर कर हमने मिठाई, फल और उपहार खरीदे। शाम को ही मिलने पहुंच गए। सब कुछ पहले की तरह व्यवस्थित तथा संपन्न था। अच्छी आवभगत हुई, सब कुछ कुशल था। लेकिन इस बार बिटिया के चेहरे पर नज़र टिकी तो मन परेशान सा हो गया। उसके चेहरे पर उदासी के साथ थकावट के चिन्ह भी दिखाई दिए। होठों पर मुस्कान थी, लेकिन आँखों में एक शून्य भाव नज़र आया। घर वापस आकर बेचैन रहा कि क्या कारण हो सकता है। सप्ताह भर बाद ही समधी जी से आज्ञा लेकर उसे अपने साथ ले आया। ऋचा ने समझा बुझाकर कारण पूछा। उसके भीतर का दबा हुआ सैलाब उमड़ पड़ा। घर में सब अच्छे हैं, ध्यान भी रखते हैं। पता नहीं इधर मेरी तबीयत ही ठीक नहीं रहती, थकान और कमज़ोरी महसूस होती रहती है। डॉक्टर को दिखाया है, दवाई दी है उन्होंने। और माँ, शायद इसी वजह से कंसीव नहीं कर पा रही हूँ। संकोच के साथ कहे गए शब्दों में उसकी वेदना छलक पड़ी। ओह, ऋचा ने चिंतित होकर कहा। मैं हैरान था, कैसे नहीं देख पाया उसके दर्द को। हमने तुरंत एक अच्छे डॉक्टर का अपॉइंटमेंट लिया, उसे दिखाने ले गए। चेकअप करके डॉक्टर ने कुछ टेस्ट और एक अल्ट्रासाउंड लिखा। 2 दिन बाद आई रिपोर्ट देख हम स्तब्ध रह गए। गर्भाशय में गांठ थी, जिसकी वजह से सारी तकलीफ़ें बनी हुई थीं। मेरी बिटिया,
मेरे सामने ज़िंदगी और मौत के बीच जूझ रही थी। उसने अपनी परेशानी सबसे छुपाई। वह चुपचाप इतना कष्ट झेल रही थी। डॉक्टर ने कहा, गर्भाशय निकालना पड़ेगा, वो कभी माँ नहीं बन पाएगी। बिना देर किए उसके पति को सब बताया। वे लोग तुरंत आ गए। मैं एकांत में बैठ रोता रहा। तभी एक मजबूत हाथ कंधे पर महसूस हुआ। ईश्वर की कृपा थी। दामाद अमर के रूप में बेटे की कमी पूरी कर दी थी। मुझे जैसे सहारा मिला। बस इतना ही बोल पाया, मेरी बिटिया। उसके लिए सिर्फ खुशियाँ चाहिए थीं। अब क्या होगा? सब ठीक होगा पापा, मैं हूँ। चलिए डॉक्टर से मिलते हैं। कहते हुए उन्होंने मुझे संभाला। डॉक्टर ने जल्दी ऑपरेशन करवाने की सलाह दी। दामाद जी ने पेपर साइन किए। ऑपरेशन की तैयारी हो गई। 3 घंटे तक चला ऑपरेशन। हम बस प्रार्थना करते रहे। जब डॉक्टर ने ओटी से बाहर आकर कहा, सब ठीक है, ऑपरेशन सफल हुआ, तो एक बार फिर मैं खुशी से भाव विभोर हो गया। बिटिया को नया जीवन मिल गया। परंतु आज मैंने नहीं, बिटिया के ससुराल वालों ने मिठाई मंगाकर प्रसाद बांटा। ऐसे समधी और दामाद को पाकर हम अपने को धन्य महसूस कर रहे थे। 20 दिन हम सब बराबर उसके पास रहे। अस्पताल से छुट्टी के समय डॉक्टर ने एक बड़ी बीमारी से जीतने की बधाई दी। तभी नर्स ने एक छोटी, शायद 3-4 माह की बच्ची ला के अमर की गोद में दे दी। हमने अचरज से पूछा, ये कौन? समधी जी ने गहरी मुस्कान के साथ कहा, हमारी पोती और आपकी नातिन। मुझे व ऋचा को सहज विश्वास न हुआ। अमर ने कहा, पापा अनाथालय से गोद ली है, अब से ये हमारी बेटी। कहकर बच्ची मेरी ओर बढ़ा दी। मैंने उसे गोद में लेकर चूम लिया। स्पर्श का वही सुख अनुभव किया जो बिटिया के समय हुआ था। मैं उन लोगों की उदारता देख नतमस्तक था और निश्चिंत भी कि जब तक बिटिया के सिर पर ऐसे परिवार का हाथ रहेगा, तब तक कोई दुख उसे छू ना सकेगा। बिटिया के चेहरे से उदासी छट गई थी। आंखें खुशी से छलक रही थीं। उसके जीवन में फिर से खुशियाँ लौट आई थीं और मैं भी खुश था। अमर के रूप में मुझे एक और अलादीन का चिराग दिख रहा था। दोस्तों, जैसे छायादार वृक्ष खुद धूप सहकर भी छाया ही देते हैं, उसी तरह कई बार बेटियां भी हर तकलीफ़ सहकर माता पिता को कष्ट नहीं होने देती। एक पिता का बेटी के प्रति चिंतित होना वंदनीय है। अगर कहानी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक अवश्य करें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करें और नोटिफिकेशन बेल ज़रूर दबाएं ताकि हमारी कहानियों की सूचना आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद।